हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर 8:30 बजे आपके सामने उपस्थित, और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो एग्जाम आपको सीधे डिक्टो आपको वहां पर मिलेंगे। क्लियर? बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, बीच में छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम पर आते हैं। क्लियर? तो इतना भी मॉरल यानी कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर आपने 8:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लिया है तो आप कोशिश करिए कि क्लास को लास्ट तक वॉच करें, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो टॉपिक आपके अनटच रहते हैं, जो आप पहले पढ़ नहीं पाते हो, आप टाइम कम मिल पाता है, तो वो टॉपिक वो क्वेश्चन आपके सामने डिक्टो आपको रखे मिलेंगे, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। जो टाइम बचता है उसे आप अपने मैथ रीजनिंग पे भी लगा सकते हैं आप। क्लियर? सभी स्टूडेंट विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप। सबसे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसका नाम लिखते नहीं, बहुत बच्चों के जहन में एकदम क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था। इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया? लगाइए सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में, इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया, उस सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब क्वेश्चन यही आपका खत्म नहीं होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसके दरबार में आया, लेकिन कहां से आया था, यह भी आपके सामने क्वेश्चन है। कहां से आया? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, इब्न बतूता यानी कि कहां से आया। सभी स्टूडेंट लगाओ अपने कमेंट बॉक्स में, कहां से आया? मोरक्को से आया, अफ्रीका से आया। अब मोरक्को पड़ता है कहां पर? अफ्रीका में। क्लियर? और कौन सी सन में आया? 1333 में आया। और जब आया तो यहां पर इसने कौन सी अपनी एक पुस्तक लिखी? एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है आपसे, इसकी वो बुक कौन सी है? रिहिला। और दिल्ली को एक सुंदर शहर की उपमा देने वाला भी कौन था? लिख सकते हैं आप, दिल्ली को एक सुंदर शहर की उपमा देने वाला भी कौन था? यानी कि इब्न बतूता। इब्न बतूता। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए आप। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप यहां पर भी, चलो मैं रिमाइंड करा देता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जौना खां था, जौना खां। और ये अरबी फारसी का महान विद्वान था और जनता के खूनों का प्यासा था। क्लियर? तो मोहम्मद बिन तुगलक वह कौन सा सुल्तान था जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था? तो आपका आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, चेरापूंजी। चेरापूंजी आपने सुना, जहां पहले सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। चेरापूंजी जहां सबसे पहले वर्षा होती थी, लेकिन अब नया स्थान कौन सा है? मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी। अब ये चेरापूंजी क्या है? अब ये सोहरा है। क्या है? इसी को सोहरा बोलते हैं, सोहरा, चेरापूंजी। तो आपको बताना है चेरापूंजी कौन सी पहाड़ियों में आता है। चेरापूंजी कौन सी पहाड़ियों में है? कौन सी पहाड़ियों में स्थित? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सी पहाड़ियों में स्थित? तो आपका आंसर क्या आएगा? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि चेरापूंजी कौन सी पहाड़ियों में है। बताइए आप, गारो की पहाड़ियों में है, या खासी पहाड़ियों में है, या नीलगिरी की पहाड़ियों में? आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। खासी की पहाड़ियों में लिखिए आप, खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी की पोजीशन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, यानी कि महारत्न कंपनियां अब कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 3। महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 10 महारत्न कंपनियां। लिस्ट आपको नहीं बनानी है। नेक्स्ट लिखोगे आप इसी में ही। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आप, लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन का संबंध किससे है? लोकायत दर्शन का प्रतिपादक या जनक कौन है? तो लोकायत दर्शन किसने लिखा है? या एक और इसका नाम देता हूं मैं आपको, जिससे आपके याद आ जाए, यानी भौतिकवाद, यानी भौतिकवाद दर्शन।
भौतिकवाद दर्शन के प्रतिपादक जनक कौन थे? आप इस दोनों का मतलब एक ही है, तो आपका आंसर आएगा चारवाक। क्या आएगा? चारवाक। क्लियर? सभी स्टूडेंट नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां पर होंगे? आपके लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहां पर होंगे? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं शीतकालीन ओलंपिक 2022। मुझे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई का वेट है, तो सभी स्टूडेंट लगाएं शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां पर होंगे? यानी कि बीजिंग में होंगे। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, बीजिंग में होंगे, बीजिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, रेड डाटा बुक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? रेड डाटा बुक, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, लगाइए आप रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो किससे है? यानी कि जो जातियां लुप्त हो जाती हैं उनको रेड डाटा बुक में जोड़ा जाता है, यानी कि काउंट किया जाता है। यानी प्रलुप्त जातियां, इसका संबंध प्रलुप्त प्रजातियों से है, प्रलुप्त प्रजातियों से इसका संबंध है। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर? कई बार एग्जाम में रेड डाटा बुक आपसे पूछा गया है और बार बार आपसे पूछा भी जाएगा। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जो जातियां, जो प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं उनको इसमें काउंट किया जाता है, इसी को बोलते हैं रेड डाटा बुक। नेक्स्ट लिखिए आप, साइलेंट स्प्रिंग बुक के राइटर कौन है? साइलेंट स्प्रिंग बुक है, पुस्तक है, तो इसके राइटर कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं रॉकेल कॉर्सन। सभी स्टूडेंट लिखिए रॉकेल कॉर्सन के द्वारा ये बुक लिखी गई, साइलेंट स्प्रिंग। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए लिखिए आप। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, बीच में क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, लेकिन क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, क्लास बीच में नहीं छोड़नी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये नहीं कि आपने 10 मिनट 15 मिनट क्लास की और आप चल दिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध है कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्लियर? वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझें, लिखें, और जो समझ में आए तो जो समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्लियर? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट लिखिए आप, कोनेरू हम्पी का जो संबंध है कौन से खेल से है? तो मैं आपको 4 खिलाड़ी लिखूंगा, आपको उनके संबंध बताने हैं। कोनेरू हम्पी, पीवी सिंधु और आपका अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा और मैरी कॉम और साइना नेहवाल। और सानिया मिर्जा। चलो ठीक है, ये भी लिख दो आप। अब बताइए इन खिलाड़ियों का संबंध कौन कौन से खेल से, इनके सामने लिखोगे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। यानी कि कोनेरू हम्पी, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो कौन से खेल से है। क्लियर? आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो लिखिए आप सब स्टूडेंट, कोनेरू हम्पी का संबंध कौन से क्षेत्र से है? ये इसका संबंध शतरंज से है। किसे? शतरंज से संबंधित ये खिलाड़ी है। और पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से है। और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से है। और मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से है। और साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से? बैडमिंटन से है। और सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। क्लियर? टेनिस। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा।
और जब तक आपके पेपर वगैरह आएंगे उससे पहले तो आपके इतना बहुत कुछ इतना याद हो जाएगा आपके, यानी कि एग्जाम में जो भी आएगा वो आपके डिक्टो आपके रजिस्टर से आएगा। आपको बिल्कुल डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो उसकी पीडीएफ भी हम बना देंगे, पीडीएफ भी आपको सब मिल जाएंगी, बहुत जल्दी मिल जाएंगी। जल्दबाजी आपको नहीं करना है। पहले बार मैंने आपसे बोला है कि ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, जितना आपको कराया जा रहा है उससे कीजिए आप, और जो पीडीएफ बनाएंगे उसको आप ले लेना। क्लियर? तो उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और इधर से मटेरियल इकट्ठा कर लिया, मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बात बताई थी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो परीक्षाएं फेल हो जाती है, चाहे बड़े एग्जाम में इस तरह से करो यह हरकत, या छोटे एग्जाम में आप करो। क्लियर? तो लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैव विविधता जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है? जैव विविधता शब्द के जनक कौन थे? आपको अपने कमेंट बॉक्स में लगाना है अगर आपको याद है। मैं जैव विविधता को बार बार लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आने के इसके पूरे चांस बनते हैं। जैव विविधता वर्ड का जो जनक है वो वॉल्टर जी रोजेन है। वॉल्टर जी रोजेन। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, जैव विविधता दशक यूएनओ द्वारा कब से कब मनाया जा रहा है? बायोडायवर्सिटी जो दशक है 10 वर्ष के लिए इसको मनाने की घोषणा यूएनओ के द्वारा हुई है। तो आपको वो सन बताना है कि कब से कब तक इसका दशक पूरा हुआ है या होगा। क्लियर? 2011 बहुत मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए, 2011 से 2020 ये जैव विविधता दशक है। और किसके द्वारा? तो बताइए सब स्टूडेंट, किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा। अब क्लास के अंदर जो स्टूडेंट प्रॉपर जीएस की क्लास कर रहे हैं, अब वो ये ना बोले कि हमें यूएनओ के बारे में नहीं पता कि यूएनओ क्या होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ की स्थापना 1945 में है। इसकी कंट्री कितने देश इसके मेंबर हैं? 193 देश इसके मेंबर है। 193। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? करंट का भी क्वेश्चन है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव, सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। लिखिए आप सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। कितने बच्चे यूएनओ का वर्तमान महासचिव लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और उसका देश भी लिख सकते हैं? लिखिए आप। बहुत बच्चे ने लिख भी दिए, यानी कि एंटोनियो गुतरेस, और कंट्री इनकी पुर्तगाल। एंटोनियो गुतरेस और कंट्री कौन सी? पुर्तगाल। क्लियर? इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपको क्लास को नहीं छोड़ना है, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, धैर्य बना के रखना है। और जनरल कंपटीशन में सबसे बड़ी बात धैर्य ही होती है। जो बच्चा अपने अंदर धैर्य बना के बैठता है और क्लास को रेगुलर करता है, रेगुलरिटी से क्लास करता है, धैर्य बना के रखता है, उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट नोट करें, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, बहुत स्पीड के साथ लगाएं। इतना कॉमन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। और इस क्वेश्चन की इंपोर्टेंट की जो पावर 10,000 है, ये भी ध्यान रखना आप। इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है, चाहे आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो आप। क्लियर? वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर करता है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन का थोड़ा सेंस बदल दिया है। और सीधा क्वेश्चन कैसे आता है कि इस भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? पुराना कह के भी पूछे तब भी आपको ये लगना जिम कॉर्बेट कहां पड़ता है? उत्तराखंड, नैनीताल, उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर? जिम कॉर्बेट। एक क्वेश्चन और आप यहां देखोगे, आप भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी स्टूडेंट। भारत का, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार, भारत का सबसे बड़ा
पक्षी विहार कौन सा है अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। सभी स्टूडेंट मुझे इंतजार है आपके आंसर का। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार आप बता सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ रखा, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइनिंग किया है, क्लास को ज्वाइन किया है, उनके भी सब कुछ याद हो जाएगा, 2-3 महीने में सब कुछ ही याद हो जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको जीएस को भूलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरी क्लास को बराबर वॉच कर रहे हैं, आप बराबर मेरी प्रॉपर क्लास को वॉच करें, बराबर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम इस भारतवर्ष के अंदर आपका कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है बताइए आप? केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पड़ता है? राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। राजस्थान के भरतपुर में। सब स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखें आप। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए। लद्दाख का जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है उसका नाम क्या है? लिखिए आप। लद्दाख अपने नाम में क्या बना दिया गया है? सभी स्टूडेंट ब्रैकेट में लिख सकते हो केंद्र शासित प्रदेश। यानी JNK में से लद्दाख को अलग किया गया है, यानी कि लेह लद्दाख क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। और जे आपका जो जम्मू कश्मीर है ये अलग अपना केंद्र शासित प्रदेश बना। कितने बने हैं? 2 बने हैं। तो यहां आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पुटअप हो रहा है, यही पूछा जा रहा है कि लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको नियुक्त किया है, किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले तो शॉर्ट में LG बोले तो उपराज्यपाल अभी आप लिख सकते हो आप। यानी लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर LG या उपराज्यपाल, तो किसको नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। सभी स्टूडेंट बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, लगाइए सभी स्टूडेंट। नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछ लूं कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं। दिल्ली का वर्तमान उपराज्यपाल, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको लगाना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, ये आप लगाओगे। लद्दाख का उपराज्यपाल यहां वर्तमान कौन है? राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान भारत में कहां पर है? लिखिए सभी स्टूडेंट। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान भारत में कहां पर है बताइए आप? कहां पर है? झांसी में है। कहां पर? झांसी। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहां पर है? झांसी में है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है आपके लिए सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 तैयार करने वाली संस्था कौन सी थी? यह क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 तैयार करने वाली संस्था कौन सी थी? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? लगाइए आप। बहुत स्टूडेंट लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं, बट इसका आंसर क्या आएगा? अंकटाड आएगा। क्या आएगा? अंकटाड। UNCATAD अंकटाड लिखोगे आप। अब यहां पर एक क्वेश्चन और लिखोगे आप। पहले क्वेश्चन लिखिए, अंकटाड भी आपको समझाया जाएगा। एक क्वेश्चन है यहां पर, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछ लिया है, बताइए आप।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी वर्ल्ड विश्व निवेश रिपोर्ट, हिंदी में बोलते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था भी कौन सी आएगी? अंकटाड। इसका आंसर भी क्या आएगा? अंकटाड। सभी स्टूडेंट नोट करें, अंकटाड, अंकटाड, अंकटाड। अब आप बहुत बच्चे कह रहे हैं कि अंकटाड कैसी संस्था है, क्या है, कहां पर है, इसका घर कहां पर है, तो सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और अंकटाड के बारे में भी आप लिखें। लिखिए सब स्टूडेंट, अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। इसका फुल नेम आप लिख सकते हो सबसे पहले, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल नेम है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अब यहां पर क्वेश्चन है, अंकटाड का जो गठन हुआ, इसका गठन 1964 में हुआ, 1964। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है। तो प्यारे स्टूडेंट बताइए आप, जेनेवा कौन से देश में? जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बहुत बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर है, और लेकिन इसका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? आप इसको हाईलाइट कीजिए। आप वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? अंकटाड। और अभी सर्वप्रथम यानी कि डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी तैयार 2019, सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था भी कौन सी है? अंकटाड। ये इसने अपना रिकॉर्ड बनाया कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था भी कौन सी है? अंकटाड। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बड़ा सदाबहार क्वेश्चन आपके सामने, लिखिए आप सभी स्टूडेंट, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है? क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है? तो इसमें क्या आएगा? जीएसटी का प्रावधान, जीएसटी का प्रावधान इस संशोधन में, जीएसटी का प्रावधान। और जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी के बारे में अलग से आपको बहुत डिटेल में थोड़ा सा और कराया जाएगा, जीएसटी क्वेश्चन आ जाते हैं। जीएसटी कैसा टैक्स है? ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी कब से लागू हुआ है? जीएसटी लागू का भी आप बता सकते हैं। आप बताइए, आप 1 जुलाई 2017 या 18? क्लियर? लिखिए आप 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आपका लागू है। गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ऐसे नहीं, क्लास को अगर बराबर वॉच कर रहे हो, लास्ट तक क्लास को वॉच करें तो आपका जीएस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बार बार आप बोलते हो कि ऐसी इन्हीं बातों को बोलते हैं, तो और इनसे अलग बात तो कुछ है भी नहीं, और इनसे ज्यादा बोलना भी क्या है। आपसे सिर्फ ये बोलना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, 10-12 घंटे की स्टडी करनी है। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके ट्रैक पर रहना है, और ट्रैक पर रहकर ही परीक्षा को पास किया जा सकता है। चाहे आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप छोटे एग्जाम, अगर आप कांस्टेबल के लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसका ट्रैक लेकर चलोगे। आप सिविल का लेकर चले तो सिविल का लेकर चलोगे। ट्रैक होते हैं सभी के, तो उस ट्रैक के आधार पर, बेस पे ही आपको आगे बढ़ना होता है। और अपने सबसे पहले तैयारी से पहले प्री प्लानिंग ये होती है कि आपके पास क्या सिलेबस है, क्या इस एग्जाम में सिलेबस रखा हुआ है, कितने टाइम में पूरा होगा, कौन कौन से टॉपिक इसमें लगे हुए हैं, हमें किस तरह से अपने 24 घंटे को मैनेज करना है। तो ये सिर्फ ये ट्रैक का मतलब सिर्फ ये है। क्लियर? सभी स्टूडेंट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? इतिहास का क्वेश्चन। मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? ये जो अंतरिम सरकार है ये किसके नेतृत्व में चल रही थी? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो अंतरिम सरकार चली तो ये किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई, उस व्यक्ति का नाम क्या था जो इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहा था? अपने कमेंट बॉक्स में उसको भी लगा दें कि अंतरिम सरकार जब चली तो किसके नेतृत्व में चली, वो व्यक्ति कौन था। क्लियर? यानी बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अगर जिन बच्चों ने संविधान की वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया है तो वो उन वीडियो को अच्छे से वॉच करें, वहां पर ये सारे कंटेंट वहां पर लिखे हुए हैं। इसीलिए मैं अब आपसे बार बार बोलता हूं, जिस सब्जेक्ट पर मैंने आपको एक स्पेशल प्रॉपर वीडियो बनाकर रख दिया है, आपको यूट्यूब पर दे दिया है, तो आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर? तो सरकार में कब शामिल? क्लियर? तो आपसे 24 अक्टूबर लिखिए आप सभी, 24 अक्टूबर 1946 को, 24 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में कौन? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई, 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, माउंट एलब्रुस की पोजीशन कहां पर है? माउंट एलब्रुस स्थित कहां पर है? बस ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि माउंट एलब्रुस चोटी है और इसकी पोजीशन कहां पर है। माउंट एलब्रुस कहां पर है? ये आपका रसिया में, कहां पर है? मध्यवर्ती यानी रसिया में, दक्षिणी रसिया में है। और माउंट एलब्रुस किसकी ऊंची चोटी है? काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह, एक महाड़ सत्याग्रह हुआ, महाड़ सत्याग्रह कौन सी सन में हुआ? 1927 में हुआ और मार्च में हुआ था। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। और इस सत्याग्रह का क्या दायित्व था, किस पर यह सत्याग्रह चलाया गया? तो यहां पर सिर्फ ये था कि यानी कि तालाब से पानी न लेने के उसमें था ये कि निम्न जाति के लोगों को तालाब में पानी लेने की अनुमति नहीं थी, तालाब में जाने की अनुमति नहीं थी। वहां पर महाड़ सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया? बी.आर. अम्बेडकर, सन 1927। सब स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए इसे रब करते हैं, आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब स्टूडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार, लिखिए आप जनगणना 2011 के अनुसार, यहां पर मैंने आपसे लिखा जनगणना 2011 के अनुसार और आपसे पूछ लिया मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। बहुत बच्चों ने तो लगा भी दिए है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? यानी मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। कौन सा है? बिहार। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे मिनिमम कह के पूछ लूं तो आपका आंसर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सभी स्टूडेंट नोट करें, अरुणाचल प्रदेश। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसका जनसंख्या घनत्व कितना? 17 है। क्लियर? इन बातों से मतलब आपका समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है, लोग बहुत सघन बसे हुए हैं, लोगों के सिर से सिर टकरा रहे हैं, तो भारत का कौन सा राज्य है? बिहार। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व कितना? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और कम आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। और दिल्ली एनसीआर का लगाओगे आप इसी के अनुसार, दिल्ली एनसीआर राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का जनसंख्या कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बिहार से भी ज्यादा है। अगर आपसे एग्जाम में राज्य कह के पूछ रहे तो आपको बिहार लगाना है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सीधा कह के पूछ लिया है या केंद्र शासित प्रदेश कह के पूछ लिया है तो आपका आंसर आएगा दिल्ली एनसीआर, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप, जनगणना 2011 अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व,
भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी पूरे इंडिया का कितना एवरेज है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी आपकी क्लास सिर्फ विविध एक्सप्रेशन चल रही है। प्रॉपर टॉपिक में जनगणना 2011 जब हेडिंग डलवाया जाएगा तो उसमें भी आपको लिखवाया जाएगा, क्योंकि अभी और 2021 के अभी आपके डेटा आए नहीं है। अभी जनगणना 2011 के अनुसार ही आपको परीक्षाएं पास करनी है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट से आपका कोई भी जो टॉपिक है नहीं छोड़ा जाएगा, विविध एक्सप्रेस में भी नहीं छोड़ा जाएगा और प्रॉपर क्लास जो होगी उसमें भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप सबको सिर्फ निश्चिंत रहना है। आप बड़े एग्जाम दो छोटे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और क्लास के लास्ट तक बने रहना है, परीक्षा अगर आपको पास करनी है। क्लियर? बार बार मैं आप इन वर्डों को नहीं दोहराऊंगा, मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहता हूं कि जिससे कि आपका थोड़ा सा मोरल हाई रहे और आप परीक्षाओं को पास करो। क्लियर? तो आपको सीधे अपने यानी कि सिलेबस पर फोकस पर ध्यान देना है और ये जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर? आगे लिखिए आप नेक्स्ट। कोई कहता है कि कम समय में सब कुछ हो जाएगा या बहुत समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत से कहते हैं कि ये जो मेरे क्वेश्चन हैं ये इतने ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको करने से परीक्षाएं पास हो जाती हैं। ऐसे परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। यानी कि आज की डेट में गवर्नमेंट आयोग कमीशन बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डीपली स्टडी की तरफ जाना होता है, अपने टॉपिक को प्रॉपर अच्छे से करके जाना होता है, गुमराह नहीं होना है। कोई ये बोले कि मेरे 50 क्वेश्चन है, मेरे 200 क्वेश्चन है, मेरे 10 पेज है, मेरे 40 पेज हैं, उनमें अगर आप इन्हें पढ़ लोगे तो आप इन्हें घोट के पी जाओगे तो आपकी परीक्षा पास हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर? जब तक आप टॉपिक का आपको पता नहीं होगा, टॉपिक के आगे पीछे का नहीं पता है कि परीक्षा पास नहीं होती, परीक्षाएं फेल हो जाती है। सपोज अगर आपने 10, 20, 50 पेज वो रट लिए, रटने के बाद 50 नंबर की जीएस से रटने के बाद वहां से आपको 20 क्वेश्चन मिल गए। अरे 35 क्वेश्चन तो सभी में कॉमन आते हैं। 30-35 क्वेश्चन तो सभी में कॉमन आते हैं। लड़ाई तो अगले 10, 12, 15 नंबर की है। 35-50 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 का आ रहा है। क्लियर? तो लड़ाई जो आपकी जो फाइट है 30, 32, 35 तो सभी लगाएंगे, 30 भी बहुत लगाएंगे, 30, 32 का एवरेज बहुत लाएंगे, 25, 30 का एवरेज बहुत लेकर आएंगे। क्लियर? तो कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर? 25, 30 तो आपको ऐसे डिक्टो क्वेश्चन दिखाई देंगे, वहां पर सभी कर देंगे। क्लियर? बात वो नहीं है, बात ये कि जहां आप 35 के बाद अपने आप को बढ़ा रहे हो, आप 32 के बाद अपने आप को प्लस किया है, वो मैटर करता है। और 32 के बाद प्लस आपको करना है जीएस में, 50 नंबर की जीएस में, तो उसके लिए सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से पढ़ना है। किसी के ऐसे बहकाई में नहीं आना है कि ये मेरे 40 पेज है, 50 पेज है, एक्सपीरियंस होल्डर हूं और ये मेरे क्वेश्चन है और इनसे ही आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसे पास नहीं होती परीक्षाएं। टॉपिक आपको अच्छे से वॉच करके जाना है, अच्छे से स्टडी करके जाना है, यानी कि अब नहीं तो कभी नहीं, अगले 50 वर्ष के लिए आपका कैरियर बढ़ना है। तो उसमें ये नहीं कि आप कम से कम यानी काट छॉट। देखो आप एक बात बताइए, आप यानी कि एक कैची तो ले रखी है एग्जामिनर ने, आयोग ने। आयोग भी तो, जो आयोग में एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो आपके लिए पेपर बना रहा है, तो उसने भी तो कैची ले रखी है, क्या क्वेश्चन रखना क्या नहीं रखना है। एक कैची तो उसके पास होगी और एक कैची आपने ले रखी है। आप कह रहे हो कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो आपने तो अपने जो ज्ञान है अपने उसको भी आपने रोक दिया है। क्लियर? तो आपको खुल के शॉट खेलना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। तो मैं भी आपसे बार बार पिछले जो प्रीवियस सेट होते हैं 60% उनसे ही आता है, बट 60% से परीक्षा पास तो नहीं हो रही, उससे ऊपर आपको बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो उससे ऊपर बढ़ने के लिए आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। क्लियर? आप दिल्ली पुलिस में 80 लगाओ, 85 लगाओ, 90 लगाओ, यानी वो तब लग सकते हैं जब आप अच्छे से टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। आप यानी 50, 55, 60 तो सभी लगा रहे हैं वहां जाकर, यानी इतना एवरेज तो प्रीवियस सेट भी रट के जा रहे हैं, वहां से भी लगा रहे हैं, बट उससे ऊपर भी तो बढ़ना है। क्लियर? तो यानी आगे लिखिए आप। किसी भी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा पास हो जाए। ये नहीं करना है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, पता नहीं मेरिट में नंबर आएगा नहीं, इस मेरिट में तो आ गया, फाइनल में आएगा नहीं आएगा। ये बातें जब होती हैं जब आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, टॉपिकों को पढ़ते नहीं, तो वहां जाकर आप बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हो। और बॉर्डर पर रहकर जब 2 नंबर से 1 नंबर से पॉइंट्स से बाहर होते हो तो कोई पूछने वाला नहीं है, पूरी 1 साल बर्बाद होती है। क्लियर? फिर 1 साल का वेट करते हो, फिर हो सकता है कि फैमिली आपको साथ ना दे, फैमिली सपोर्ट ना करे, तो जो आपका अच्छा समय चल रहा है, जो भी आपके पास अब अच्छा समय है उसका आप
सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, टॉपिक को अच्छे से। और जब आपका वर्क ही 10-12 घंटे की स्टडी करने का है, 13-13 घंटे का स्टडी का वर्क है, घर वालों ने आपको जिम्मेदारी ही पढ़ने की दे रखी है, तो आप दूसरा वर्क ही मत करो आप। क्लियर? तो यानी कि जब आप सब कुछ त्याग कर अपनी स्टडी पर ही ध्यान लगाओगे तो कौन सी परीक्षा फेल होगी आपकी? कोई भी परीक्षा फेल नहीं होगी। और ये तो है नहीं कि आपने चाट पकड़ी वाले मसाले वाले मटेरियल उठाया, उनका रट्टा लगाया, चले गए आप, ऐसे परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। क्लियर? आगे लिखिए अपने क्वेश्चन। मेघालय, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? शिलांग। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिलांग। सभी स्टूडेंट नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट करें। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिलांग। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप, विधिक समता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, समझ गए कि क्या पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पूछा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, गरीब और अमीर के लिए समान न्याय का प्रावधान, न्याय कानून सभी के लिए समान न्याय का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? बताइए आप सभी स्टूडेंट, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, स्पीड के साथ आंसर लगाएं कि अनुच्छेद 14 आपका, अगर ये आए तो अनुच्छेद आपका 14 गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ विद एक्सप्रेस की क्लास में और मेरे मुंह से भी कम से 100 बार सुन लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर? 14 लिखिए आप। विधिक समता से मतलब होता है कानून की समानता, कानून सभी के लिए न्याय का प्रावधान। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 14 में लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है। 14 आपके लिए मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल, जितने में आपको डिक्टो यहाँ लिखवाता हूं सारे ही इंपोर्टेंट होते हैं, और फिर प्रॉपर क्लास भी आपको दे रखी है, वहां से भी आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना चाहिए कौन से आर्टिकल में? स्पीड के साथ आंसर लगाएं। अंतरराष्ट्रीय शांति, क्लास को बाद में छोड़ के जाएं, पहले प्लीज जो मैं क्वेश्चन यहां बोल रहा हूं उनका आंसर लगाएं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 अनुच्छेद 51। क्लियर? तो आपको तैयारी ऐसी करनी है, आपको हाथी का पैर बनना है, ना कि कुत्ते का गिद्धड़ा का पैर बनना है। हाथी का पैर बनोगे तो हाथी का पैर इतना बड़ा है कि उसमें सारे पैर समा जाते हैं, तो आपको हाथी का पैर बनना है, ना कि आपको कुत्ते का या गिद्धड़ा का या किसी और एनिमल का पैर बनना है तो हाथी का बनना है इतना मजबूत जिसमें सारे पैर फिट हो जाए। क्लियर? तो इसका कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपके सारे एग्जाम उस तैयारी से फिट हो जाएं और आपकी परीक्षाएं पास हो जाएं। क्लियर? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम, अरुणाचल प्रदेश वर्तमान सीएम कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और एक क्वेश्चन और लिखिए आप, भूटिया जनजाति भारत के कौन से राज्य में? भूटिया जनजाति भारत के कौन से स्टेट में? भूटिया जनजाति आप लगा सकते हैं आप, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। भूटिया जनजाति भारत के कौन से राज्य में है? सिक्किम में है। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, भूटिया जनजाति भारत के कौन से राज्य में? सिक्किम में। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है? गौड़ जनजाति। और कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है गौड़ जनजाति। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गौड़ जनजाति। और भूटिया जनजाति भारत के कौन से स्टेट में? सिक्किम में। जब आपकी इंडिया ज्योग्राफी चलेगी तो जनजातियां भी यानी स्टेट वाइज आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं आपको लिखवा दी जाएंगी, एक भी जनजाति आपकी गलत नहीं होगी। विद एक्सप्रेस जब भी जो टॉपिक थोड़ा सा नहीं पढ़ाया उस पर, जैसे साइंस है तो साइंस पर मैं आप थोड़ा विद एक्सप्रेस से कम ध्यान दे रहा हूं। क्यों? रीजन सिर्फ ये कि साइंस ऑलरेडी प्रॉपर चल रही है, थोड़ा चल रही है, इसलिए साइंस के क्वेश्चन विद एक्सप्रेस कम लेकर आओ। जिस दिन साइंस फिनिश हो जाएगा उस दिन साइंस के भी जो अनटच क्वेश्चन रह जाएंगे प्रॉपर क्लास से, वो विद एक्सप्रेस की क्लास में आ जाएंगे, वो प्रॉपर वाले भी सब आ जाएंगे। क्लियर? तो आपको क्लास के साथ धैर्य बना के रखना है और तैयारी के साथ जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब स्टूडेंट, पहले इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सभी, बताइए आप एक क्वेश्चन और, पृथ्वी में बताओ, पूरी पृथ्वी पर ताजा जल कितने % है? पृथ्वी पर
पृथ्वी पर ताजा जल यानी पीने योग्य, इसका मतलब पीने योग्य होता है। पृथ्वी पर ताजा जल से मतलब फ्रेश वाटर, पीने योग्य पानी की पूरी पृथ्वी पर कितने % पानी पीने योग्य है? आप लगाइए, आप बहुत कमाल का क्वेश्चन आपके सामने। 0.003% मात्र पानी पीने योग्य है, जो आपकी नदियों में है, झीलों में है, नदियों का, झीलों का, और आपके जो नीचे वाटर लेवल में जो आपको पानी मिलता है उसको अगर सबको जोड़ोगे तो 0.003% पानी ही दे पूरी पृथ्वी पर पीने योग्य है, और बाकी सब बेकार है। जिसमें समथिंग आप लगाओगे, अगर 100% जो पानी है उसमें 97% पानी तो समुद्रों में है, जो बिल्कुल खारा है, पीने योग्य नहीं है, समुद्रों में है। क्लियर? 97%। कुछ 2-2.5% जो बचता है वो आपका हिम चादरों पर है, हिम चादरों पर है, वो भी आपका पीने योग्य नहीं है, 2.5%। क्लियर? तो मात्र कितने % पीने योग्य पानी है या कितना ताजा जल पृथ्वी पर है? 0.003%। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और यहां पर देखोगे आप, बहुत बार पूछा गया है, पूरी पृथ्वी पर जलीय भाग कितने % है? जलीय भाग कितने % है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, पृथ्वी पर जलीय भाग कितने % है? जलीय भाग 71% है, और जो बच गया वो स्थलीय भाग है। तो पृथ्वी पर स्थलीय भाग कितने % है? 29% है, 29%। यानी जलीय भाग से मतलब यहां देखिए आप, जलीय भाग कितने %? 71%। इसका मतलब 3 हिस्सा। क्या हम अपनी बोलचाल कॉमन की भाषा में भी तो बोलते हैं हम कि पृथ्वी के 3 हिस्सों में पानी है, पृथ्वी के 3 हिस्सों में पानी है। तो देख लो आप, पृथ्वी के 3 हिस्सों में पानी है। जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29%। ये डेटा आपसे पीछे भी यूपी पुलिस में भी आपसे पूछे गए और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। लिखिए आप, चेचक। चेचक रोग के वायरस का नाम आपको बताना है, रोग के वायरस का आपको नाम बताना है। किस वायरस से चेचक रोग होता है? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं हम इसके लिए। चेचक जो रोग है यानी वायरस, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि वायरस से होने वाला रोग है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो वायरस है जो चेचक रोग करता है, जो चेचक रोग से पूरा शरीर भी प्रभावित होता है। तो कौन सा वो वायरस जिसे ये होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से ये रोग हो जाता है, वेरियोला वायरस। और चेचक से पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर। बॉडी का पार्ट पूछ लिया है तो पूरा शरीर। और चेचक रोग किससे होता है? वायरस से होता है। और बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में यह भी लगा दिया है कि चेचक के टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप, चेचक के टीके की खोज किसने की है? इसके वैक्सीन की खोज, की टीके की खोज करने वाला कौन था? यानी कि एडवर्ड जेनर पर एक क्वेश्चन आपको और जोड़ के यहां दिखाऊंगा आपको। पृथ्वी रक्षा विज्ञान के जनक कौन है? पृथ्वी रक्षा विज्ञान के फादर कौन है? पृथ्वी रक्षा विज्ञान के जनक आपसे पूछ ले जाए तो एडवर्ड जेनर। और पृथ्वी रक्षा विज्ञान को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इम्यूनोलॉजी ब्रांच बनती है, इसके अंदर पृथ्वी रक्षा का अध्ययन होता है। क्लियर? पृथ्वी रक्षा की स्टडी होती है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो आपके लिए तो 4 ऑप्शन आएंगे। आप सीधे जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको पहले मैं वन लाइनर याद ही करा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, 4 ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े कि 4 ऑप्शन देखने की जरूरत पड़े। 4 ऑप्शन देखने की तो उनको जरूरत पड़ती है जो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं। क्लियर? यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? लिखिए, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर ट्रांसफार्मर का कार्य आपसे पूछे, इसका कार्य क्या है? अब बताइए आप, ट्रांसफार्मर का कार्य, इसका कार्य क्या होता है? एसी को कंट्रोल करना होता है। एसी को
कम या अधिक, एसी को कम या अधिक या उसको उस पर नियंत्रण करता है। एसी बोले तो अल्टरनेट करंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा, एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं है, यहाँ एसी से मतलब अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट करंट जो आपके घरों में आती है, कौन सी करंट आती है? अल्टरनेट करंट आती है। जो आपकी बैटरी की लाइट होती है, जो आपकी इन्वर्टर की लाइट होती है, वो आपकी डीसी होती है, जिसको हम हिंदी में दिष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर का कार्य एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करना होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य एसी को कंट्रोल करना होता है। एसी जो लाइट है उसको कम या ज्यादा करना होता है। क्लियर? सफिशिएंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सफिशिएंट, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी डेट को मनता है? बताइए आप, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी डेट को मनता है? आपने लगाया 5 जून को मनता है, कन्फर्म राइट है आपका। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? 2020 की थीम, इसका मोटिवेशन क्या है, इसका टारगेट उद्देश्य लक्ष्य क्या है, इसकी थीम क्या है? थीम बोलते हैं उसके टारगेट के लिए, गोल के लिए। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस 2020 की जो थीम है वो क्या है? वो इसकी थीम है सेलिब्रेट जैव विविधता। सेलिब्रेट जैव विविधता, ये सीधा लिख दो आप, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को बढ़ावा यहां पर दिया गया है, जैव विविधता। और जैव विविधता जो दशक है, यूएनओ के द्वारा जो जैव विविधता का जो दशक मनाया जा रहा है 2011 से 2020 मनाया जा रहा है। और जैव विविधता दिवस कब मनता है? 22 मई को मनता है। जैव विविधता दिवस कब मनता है? 22 मई को मनता है। और जैव विविधता से का अर्थ होता है यानी कि एनिमल एंड प्लांट का रेशो, एनिमल एंड प्लांट के अनुपात के समान अनुपात को क्या कहते हैं? समान अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता अगर कहीं पर बाहर कहीं भी पहाड़ों को और पेड़ों को काटा जा रहा है और वहां पर शहर बसाए जा रहे हैं, इस बात को कॉपी पेन में चलाइए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कहीं पर जहां पहाड़ों को काटकर, पेड़ों को काटकर, पेड़ों को काटकर वहां से यानी कि जंतु भी वहां कम हो रहे हैं और पेड़ भी वहां कम हो रहे हैं, पहाड़ों को भी वहां से काटकर क्या हो रहा है? नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, नए नए घर मकान फ्लैट वहां बनाए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। तो सीधी सी बात है, जब एनिमल एंड प्लांट का जो समान अनुपात को खतरा होगा, उनकी संख्या को खतरा होगा, उनके नंबर को खतरा होगा, तो उस खतरा को बोलते हैं हॉट स्पॉट। तो मैंने आपको कल भी वेदर एक्सप्रेस की क्लास में लिखवाया था कि भारत में जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट बना हुआ है वो क्षेत्र था अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और पश्चिमी घाट भी है। बट ज्यादा पूछा जाए तो अंडमान निकोबार है। पश्चिमी घाट में भी हॉट स्पॉट है, तो वहां पर भी पहाड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट किसका खतरा है? जैव विविधता का खतरा है, बायोडाइवर्सिटी का खतरा है। और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनता है? 22 मई को मनता है। और इसकी जो थीम रही, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम रही है वो ये रही, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, या लिख दो आप जैव विविधता। क्लियर? सभी ने इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के लिए लिखिए आप, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। गदर पार्टी और स्वराज पार्टी, इन दोनों पार्टियों के आपको फाउंडर बताने और कुछ भी नहीं बताना है। गदर पार्टी और स्वराज पार्टी, सीआर दास, इसका आएगा सीआर दास। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू भी इनके साथ है, लिख सकते हो आप मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है, 1913। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, क्लास के साथ बने रहिए। बार बार फिर मैं आपसे यही बोलता हूं, क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लिखिए आप क्वेश्चन आपके लिए, अनुच्छेद 23 आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में।
अनुच्छेद 24 आपको बताना है। किसी भी क्वेश्चन को मैं भूलने ही नहीं दूंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी वो सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स है या साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा अगर आपने मेरी दोनों क्लासों को ज्वाइन किया है। यानी कि प्रॉपर क्लास जो लाइव चलती है और जो आपकी वीडियो एक्सप्रेस क्लास जो 8:30 बजे मैं लेकर आता हूं, आपको मेरी दोनों क्लासों को करना है कि दोनों क्लास एक दूसरे की पूरक हैं। अगर दोनों क्लास को आप बराबर वॉच कर रहे हैं आप, तो आपका कोई एग्जाम गलत नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा एग्जाम दो। क्लियर? अनुच्छेद 23 में किसके शोषण को रोकने के लिए बोला गया है? अनुच्छेद 23 में किसके शोषण को रोकने का प्रावधान है? बच्चों का या मानव का? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। अनुच्छेद 23 में बच्चों के शोषण को रोकने का प्रावधान या मानव के शोषण को रोकने का प्रावधान? मानव। अगर मानव का पूछे तो ये आएगा मानव के शोषण को रोकने का प्रावधान इसमें है, और 24 में बच्चों के शोषण को रोकने का प्रावधान, बच्चों के शोषण को रोकने का प्रावधान इस आर्टिकल में आता है। एक क्वेश्चन और लिखिए आप यहां पर, लोक स्वास्थ्य, एक वर्ड और जोड़ दिया, स्वच्छता। अब यहां मैंने आपसे पूछ लिया कि कौन सी सूची के विषय हैं, कौन सी सूची के विषय दोनों हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट कौन सी सूची में आते हैं? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन सी सूची के विषय हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कौन सी सूची में आते हैं लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्लियर? सब बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है राज्य सूची के विषय हैं। इतनी स्पीड के साथ आंसर लगाइए क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो को पढ़ लिया है, संविधान आपने पढ़ लिया है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण लिखिए आप सभी स्टूडेंट, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कौन सी सूची का विषय है? ये आते हैं आपके समवर्ती सूची में। और हमारे देश की एजुकेशन भी कौन सी सूची में आती है? हमारी देश की शिक्षा भी कौन सी सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है, समवर्ती सूची में आती है। एक क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया पर प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया पर प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? बताइए आप, वह कौन सा प्रस्ताव था जिसकी प्रतिक्रिया, जिसके विरोध पर यह भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ? तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं बहुत स्पीड के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन होने का कारण कौन सा एक प्रस्ताव था जिसको गांधी जी ने ठुकरा दिया? अगली तारीख का चेक बता दिया। इतना हिंट आपके लिए काफी होता है। अगली तारीख का चेक नेहरू जी बता रहे हैं, और अगली तारीख का चेक गांधी जी ने बताया है, और नेहरू जी ने बोला है ये चेक उस बैंक का है जो बैंक ऑलरेडी पहले से दिवालिया घोषित है। क्लियर? तो बताइए कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया पर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1942 8 अगस्त 1942। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, और क्वेश्चन देखिए आप, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आर्टिकल नंबर, आप बोलोगे कि ये तो हमारे याद है, 54, 75, 155, 164, 280, बस ये आर्टिकल और आपको बताने हैं। बताइए आप अनुच्छेद 54 में क्या है? अपने कमेंट बॉक्स, इन चारों का आंसर लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। मुझे आपके आंसर का वेट है, इंतजार है। सभी स्टूडेंट जिन्होंने संविधान को अच्छे से वॉच कर लिया है उन्हें यहाँ पर कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत परहेज होगा तो 155 में होगा, वरना बहुत बच्चों के सब कुछ याद है। और बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे भी जो 155 को भी बताएंगे और अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर? 155 में क्या है, 75 में क्या है, 54 में क्या है, 164 में, 280 में क्या है? तो क्लियर? तो लिखिए आप, 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखिए आप, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, पीएम की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी में है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। 164 में सीएम मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। सीएम की नियुक्ति भी कौन करेगा? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और 280 में वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? 280 में है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। अब आपको लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में, आपको अब अंदर से कुछ आवाज महसूस होने लगा होगा कि आपका जीएस का पेपर 100% कोई कहीं पर भी गलत नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ही वर्क करना है कि क्लास को बार बार वॉच करना है। और क्लास जैसे ही लाइव क्लास आए 8:30 बजे या सुबह 10:45 पर, जो भी हमारी लाइव क्लास आए, आपको साथ के साथ ज्वाइन कर लेनी है। अगर आप उसे पेंडिंग करते 2 दिन 4 दिन, तो वहां आपको प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो बाद में होता है बच्चे जब साथ के साथ चैट कर रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं, तो उसमें टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप बराबर जब भी टाइम टू टाइम वॉच कीजिए और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसका वादा मैं आपसे करता हूं। क्लियर? अगर आज की विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।